और मैंने ये समझा कि गालिबन वो जो ऑनरेबल जजेस की जजमेंट थी, अब वो रिफ्लेक्शन दे रही थी समहाउ कि उसका कुछ ना कुछ प्रेजुडिस हो जाएगा ट्रायल। बहरहाल एनीवेज अगर वो ट्रायल प्रेजुडिस नहीं होता है इस जजमेंट के साथ और ये सिर्फ बेल की हद तक रहती है, तो फिर भी कुछ बड़े मुनासिब सवालात जो हैं वो इसी बेल के मौके पे उठते हैं। एज आई हैव गैदर्ड आउट ऑफ दैट जजमेंट, उसमें ये बात थी कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसका इतलाक सेक्शन 5 उसकी सब सेक्शन 3 और उसकी क्लॉज बी का इतलाक कैसे होता है और उसमें से कौन सा जुर्म मेकआउट होता है, कौन सा जुर्म मेकआउट नहीं होता, कौन सा जुर्म मेकआउट नहीं होता। तो मेरी नज़र में दो बातें हैं। पहला ये कि देखें, जिस दिन आप सबको याद होगा कासिम सूरी उस प्रोसीडिंग में, जो प्रोसीडिंग पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग थी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक थी, नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक थी और वो प्रोसीडिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी। और आइन ये कहता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये कहते हैं, और इसी सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं अ लिस्ट ऑफ जजमेंट्स, एक लंबी तफसील है उन जजमेंट्स की जो ये कहती हैं कि जो एक फायर वॉल है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की, उसकी बात करती हैं और फिर रूल्स को मुकद्दम जानती हैं और आइन को मुकद्दम जानती हैं। तो हम ये बात देख रहे थे कि जब कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के एक सरबमोहर लिफाफा उसको उन्होंने हवा में लहराया और उन्होंने कहा कि चाहे आइन ये कहता है कि ये इजलास बर्खास्त नहीं हो सकता, चाहे आर्टिकल 1991 कुछ भी कहते रहें, चाहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कुछ भी कहते रहें कि ये इजलास बर्खास्त नहीं हो सकता जब तक वोट अपॉन नहीं हो जाएगा, उन्होंने वो सरबमोहर लिफाफा लहराया और कहा कि ये मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास भेज रहा हूँ और नतीजा मैं ये कर रहा हूँ कि इस इजलास को मैं बर्खास्त कर रहा हूँ। और इजलास को बर्खास्त करने के बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, उस इजलास के बर्खास्त होते ही, यानी बुनियाद कहाँ से बनती है, उस साइफर के उस सरबमोहर लिफाफे से। और वो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि वो जो सरबमोहर लिफाफा वो दिखाते हैं मोहतरम कासिम सूरी एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और उसकी बुनियाद पे इजलास को प्रोरोक करते हैं। वज़ीर आज़म फिल फॉर असेंबली तोड़ने की एडवाइस सदर अलवी साहब को भेज देते हैं और सदर अलवी साहब वो उसको फौरी तौर पे तोड़ भी देते हैं। ये तो इसका एक पहलू हुआ, यानी ये जो साइफर का बंद लिफाफा था, तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफों के साथ बड़ी रुग़बत है, चाहे वो काबीना में बैठ के बंद लिफाफों के साथ 192 मिलियन पाउंड की करप्शन करें, चाहे वो बंद लिफाफों के साथ पूरी पंजाब असेंबली को कौमी असेंबली को तोड़ दें, ये सब कुछ तहरीक इंसाफ करती है। अब मेरी राय में ये उसका एक पहलू है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कि उसके साथ किसी ऐसे मुल्क को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, अब उसकी तफसील क्या है, उसकी तफसील भी बड़ी ज़रूरी है कि उसको हम देखा जाए। यानी वो उसमें एलिगेशन क्या कर रहे हैं कि ये एक मुल्क ने, जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, जिसके साथ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हमारा तजारती हुजम है, जिनके साथ बायलैटरल अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है, जो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस के लिए सबसे ज़्यादा बायलैटरल अरेंजमेंट्स के साथ जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, उस मुल्क के लोगों के ऊपर, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ जहाँ पर उस वक़्त मोहतरम वज़ीर आज़म जो साइफर कहानी के जो उन्होंने जो उसके ऑथर बने हैं साइफर कहानी के, वो उस मुल्क के दौरे पर हैं। वो मुल्क एक बड़ी जंग के अंदर दूसरे मुल्क को धकेल रहे हैं और वहाँ पर वो मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि गालिबन वो जो दोस्त मुल्क है उसके साथ पाकिस्तान के जो मरासिम हैं वो ठीक नहीं रहेंगे और ये हुकूमत नहीं रहेंगी। ये सेट ऑफ एलिगेशंस है। तो इतनी हद तक जाना और लिखना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होता, तो मेरी समझ में थोड़ी सी ये बात आने में ज़रा दिक्कत हो रही है कि गालिबन अब फिर वो जब आप एक डॉक्यूमेंट जो आप जिसके सिर्फ प्रिवी आप हो सकते हैं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकता, जिसको बाहर
دے کر جانا اور مختلف جلسوں میں اس خط کے متعلق حقیقی آزادی غلامی سے نجات کا بیانیہ تشکیل دینا، اسی خط کی بنیاد پر اپنے ملک کے سپہ سالار کو الیج کرنا کہ یہ سب ان کے ساتھ مل کر کیا، یہ ڈونلڈ لو اور ان کے اوپر الزام لگانا، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اس کے اندر ملوث کرنا. اف اٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ، میں نے سنا اینڈ آئی ایگری ود آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ یہ جو عرف عام میں غلط العام ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جب بھی ذکر کرنا ہو سیکورٹی ادارے کا تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یہ کوئی آئینی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، درست ہے بات، مجھے بھی اپنی تصحیح کرنی ہے، لیکن ایک بڑی کنیکشن عمران خان یہ فراہم کرتے تھے، اسی سائفر کی بنیاد پہ فراہم کرتے تھے. اب پھر اس کے بعد ہم نے کچھ پبلک ڈومین میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ایویڈینشلی ویلیو کیا ہوگی، کورٹ آف لاء میں کیا جائے گی، لیکن کیونکہ میں کوگنیزنٹ نہیں ہوں ایسی ڈیٹیلز کا، لیکن میں نے وہ تفصیلات سنی، اس انکوائری کی ڈیٹیلز کو میں نے دیکھا اور سنا. جو بات میرے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ جب اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یہ آڈیو لیکس کی صورت، اس پہ ایک مقدمہ آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس کے پاس صلاحیت ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. ایون دو آج کے اس آئی ٹی کے ریولوشنائزڈ اور آئی ٹی کے اتنے ایڈوانس دور میں ہمیں پتہ ہے کہ ہیکرز کی ایبلٹی تو اٹس اے کامن ایبلٹی اویلیبل ود سو مینی پیپل ٹوڈے. آپ کو ہیک کر کے وہ سن سکتے ہیں، وہ ہیکرز پوسٹ کرتے ہیں. تو انہیں غالباً ہیکرز کی تفصیلات کے ساتھ کل کو اگر کوئی بات اور سامنے آتی ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی انوالوڈ ہے یا کوئی اور انوالوڈ ہے تو وہ تو سامنے تفصیلات کورٹ کے فیصلے میں آنی چاہیے. لیکن یہاں پر پبلک ڈومین میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ یعنی یہ سائفر جو تھا یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو